Hello everyone, this is Anjali. Welcome to channel Anjali Studies Fair. Today we are going to derive an expression for the electric field produced due to uniformly charged infinite plane sheet. आज हम सबसे पहले एक एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि किसके लिए डिराइव होगा? थिन प्लेन शीट के लिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट को ड्रॉ करूंगी। मैंने इनफाइनाइट प्लेन शीट को ड्रॉ कर दिया। The plane sheet which have a uniform surface charge density of sigma, मतलब एक ऐसी थिन प्लेन शीट ड्रॉ करी है जिसके पास यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उसे हमने क्या बोला है? सिग्मा बोला है। और ये थिन है, इसका मतलब पक्का इसके पास क्या लेंथ है, ब्रेथ नहीं है, मतलब एक ही डायमेंशन होगी। ठीक। Now we are going to consider a cylindrical Gaussian surface। मैं एक cylindrical Gaussian surface मानती हूँ। The surface which is having a cross sectional area of capital A। एक ऐसी सरफेस मान रही हूँ Gaussian surface जिसका क्या है? सरफेस ए क्रॉस सेक्शनल एरिया तो क्या है? कैपिटल एरिया। कैपिटल एरिया दिया। having a length of 2r, मतलब इसकी जो लेंथ है ओवरऑल वो कितनी है? 2r है। इधर भी r है, इतने से लेकर इतने तक की डिस्टेंस, और इधर भी r है, तो इक्वल डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे भी r। अगर आप टोटल लेंथ की बात करें तो कितना आएगा? 2r है। हम स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं, हम क्या लिखेंगे? कंसीडर a thin infinite plane sheet having uniform surface charge density sigma. Let the cylindrical Gaussian surface of cross-sectional area capital A and length 2r with its axis perpendicular to it. With its axis perpendicular to the sheet. Then electric flux is given by now phi is given by phi equals to E dot A। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट, दैट इज E dot A। Now we are going to calculate E dot A, that is flux। अब मैं फ्लक्स कैलकुलेट करने जा रही हूँ कि टोटल फ्लक्स कितना आएगा। अब मेरे पास यहाँ पे तीन सर्फेसेस हैं। अगर मैं इसको गॉसियन सरफेस को तीन पार्ट में डिवाइड करूँ तो मेरे पास ये फर्स्ट सरफेस हो गया, ये सेकंड सरफेस हो गया, और ये थर्ड सरफेस हो गया। अब मुझे फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को मार्क करती हूँ। पॉजिटिव से हमेशा अवे को मूव करती है, तो मैं क्या करूंगी, पॉजिटिव से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मार्क कर दूंगी। ये पॉजिटिव से अवे मार्क हो गया। अब जो एरिया वेक्टर है इन तीनों जगह का, इन तीनों सरफेसेस का, इन तीनों सरफेस के क्या करूंगी, एरिया वेक्टर को मार्क कर दूंगी। आज वी ऑल नो दैट एरिया वेक्टर ऑलवेज एट रेडियली आउटवर्ड, तो वो एरिया वेक्टर जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन पे होगा। अब इस वाले फर्स्ट सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, इस साइड पे होगा, तो मैंने क्या करा, एरिया वेक्टर ऑफ फर्स्ट मार्क कर दिया। और मिड का जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल एक्ट रेडियली आउटवर्ड, तो एरिया वेक्टर ऑफ सेकंड सरफेस एंड इट विल बी एरिया वेक्टर ऑफ थर्ड सरफेस। ये आ जाएगा A3। तो A1, A2 और A3 को मार्क कर दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ पे भी था, दैट इज E, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E। अब अगर आप ध्यान
से देखो तो इनमें एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच पे जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है। दोनों 90 डिग्री दिख रहे हैं। अगर 90 डिग्री हो तो क्या होगा cos 90 आ जाएगा। cos 90 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 0। तो अगर मैं फाई नेट को कैलकुलेट करूँ यहाँ पे तो फाई नेट इक्वल्स टू लिख सकती हूँ फाई इक्वल्स टू फाई ड्यू टू फर्स्ट सरफेस, ड्यू टू सेकेंड सरफेस एंड दैट इज प्लस ड्यू टू थर्ड सरफेस। इन तीनों सरफेसेस के कारण होगा। अब हम क्या लिखेंगे A1 cos थीटा दैट इज cos 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में जो एंगल है दैट विल बी 0 डिग्री। फिर फाई 2 के लिए लिखेंगे A2 cos थीटा 2 दैट इज cos 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। अब फाई 3 के लिए जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे A3 cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि cos एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 0 है, तो मैं लिखूंगी cos 0 डिग्री। अब हम लिख सकते हैं क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, एज अ रिजल्ट ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो किसी भी टर्म को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा टर्म 0, तो हम इसे ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 0 से ऐड करेंगे वही सेम नंबर आएगा। तो मैं लिख सकती हूँ कि फाई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड A1 cos थीटा की वैल्यू कितनी है cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस A3। So now we can also write A1 को as a A लिख सकते हैं और A3 को भी as a A लिख सकते हैं, क्योंकि हमने मान के रखा था ये गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने माना था कि कैपिटल A है। तो इसका मतलब मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे EA प्लस EA लिख सकती हूँ। आज रिजल्ट में से क्या लिखूंगी 2EA लिख सकते हैं। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 2EA इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख सकती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू ये यहाँ पे मल्टीप्लाई पे इधर जाएगा तो डिवाइड पे आ जाएगा। सो हम लिख सकते हैं 5/2A लिख सकते हैं। अब फाई क्या होता है, अब फाई क्या है फ्लक्स है। फ्लक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते हैं ना लोग Q बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि फ्लक्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। तो मैं फाई को रिप्लेस कर रही हूँ किससे Q बाय एप्सिलॉन नॉट से, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम Q को क्या लिख सकते हैं, Q को हम यूं भी लिख सकते हैं कि Q इक्वल्स टू, क्योंकि हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या पढ़ा था सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन एरिया। तो मैं सिग्मा, अगर मैंने सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन एरिया लिखा तो मैं Q को ये भी तो लिख सकती हूँ सिग्मा इनटू A। तो मैं क्या करूंगी Q को रिप्लेस कर दूंगी, यहाँ पे लिखूंगी सिग्मा इनटू A अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू कैपिटल E। अब 8 से A कट जाएगा तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट।